हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, क्या हालचाल सभी के? आई होप बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और चलो पढ़ाई के हालचाल भी पूछ ही लेते हैं। पढ़ाई के क्या हालचाल हैं? कुछ बच्चों की हो सकता है पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो, कुछ ऐसे होंगे जिनकी बेकार चल रही है, कुछ ऐसे होंगे भाई समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ूँ। तो बच्चों, पढ़ाई मतलब समझ कर करो, रटकर नहीं। जब आप चीज़ों को रटेंगे ना तब आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। एक बार पढ़ेंगे फिर सर से ऊपर, इसीलिए चीज़ों को समझ के करेंगे ना तो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। तो चलिए फिर, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का डेलीगेशन क्या होता है और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आज हम पढ़ेंगे कि भाई डेलीगेशन क्यों ज़रूरी है और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है और उसके फीचर्स। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। चलिए एक पॉजिटिव सी स्माइल के साथ और वाइब के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन पढ़ लिया था, अब इंपॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट वन देखो, वेट, इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब ये कह रहे हैं कि भाई एक इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए आपका बहुत ज़रूरी है कि आप डेलीगेशन करें। क्यों? इन द डेलीगेशन प्रोसेस मैनेजर्स पास रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट सो दे आर फ्री टू कॉन्सेंट्रेट और अदर इंपॉर्टेंट मैटर। अगर आप देख रहे हैं, एक मैनेजर है जो काम कर रहा है भाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे, डिपार्टमेंट का हेड है और उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले ऑपरेशन लेवल पर लोग काम कर रहे हैं। अगर एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कुछ रूटीन वर्क जो वो इजीली कर सकता है वो असाइन कर देगा, तो भाई वो कुछ अदर जिसमें वो स्पेशलाइज है मैनेजर, वो उस पर डिसाइड कर सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में मार्केटिंग कैंपेन का। अब एक मैनेजर को लॉन्च करना है तो भाई आपने सोशल मीडिया हैंडलिंग किसी और को दे दिया, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का किसी और को दे दिया, एनालिटिक्स का किसी और को दे दिया। तो इससे क्या है भाई, इन सारे छोटे छोटे कामों में भी अगर वो उलझा रहेगा तो उसके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी ना, क्योंकि इंसान तो एक ही है। उसे पता चल जाए कि सिर्फ मुझे जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क हैं जो सबऑर्डिनेट के थ्रू परफॉर्म नहीं किया जा सकता, मुझे वो करना है, तो भाई वो भी अपनी पूरी एनर्जी लगा देगा, पूरी समझ लगा देगा उस काम को अच्छा करने में। तो इसीलिए एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि डेलीगेशन किया जाए ताकि वो जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं उन पर कॉन्सेंट्रेट करे। सेकेंड देखिए, एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए। अब भाई जब एक ही इंसान सारे काम करने लगेगा तो भाई वो तो परफेक्ट है, लेकिन जो बाकी सारे बैठे हैं अगर कल को कोई रिक्वायरमेंट हो या कुछ हो तो भाई उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। तो वर्टिकल जिसे बोलते हैं ना, जॉब इनरिचमेंट, कि कभी आपको चैलेंजिंग टास्क भी देने चाहिए। हमेशा जो काम करते हुए आ रहे हो वही काम करते रहोगे ना तो आप कभी अपने आप को निखार नहीं पाओगे। कभी ये नहीं बोल पाओगे कि नहीं भाई मैं इससे भी ज़्यादा मुझे आता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, स्टार्टिंग में चीज़ें चैलेंजिंग लगेंगी, लेकिन एक बार अगर आपने उसको कर लिया तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। जैसे आप पढ़ाई में करते हैं, पहले कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अरे बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होगा, लेकिन जैसे ही करते रहते हैं अरे ये तो चुटकियों में हो जाता है, बहुत ईजी था। तो ऐसे ही उनको भी डेवलपमेंट का मौका मिलना चाहिए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉयज़ गेट मोर अपॉर्चुनिटी। भाई अगर आप उन्हें काम देते हैं, एक काम जो उन्होंने कभी नहीं किया आपने उन्हें असाइन किया तो उन्होंने उस काम को सीखा, तो इससे क्या है उनका डेवलपमेंट हुआ, स्किल्स डेवलप हुए। ये अलाउ करता है उन्हें, जो मदद करता है कि वो कॉम्प्लेक्स टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं इन फ्यूचर। डेलीगेशन हेल्प इन मेकिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर बाय गिविंग देम चांस टू यूज़ दियर स्किल्स। अभी आप मैनेजर हैं, आपने अपने सबऑर्डिनेट को काम सौंप दिया, ये देखते हुए भाई वर्कलोड बहुत है और जो उसे नहीं आता तब भी उसे सिखा दिया, काम सौंप दिया, उसने सीख लिया, अब उसको डेवलप हो गए वो स्किल्स, कल को वो भी एक फ्यूचर मैनेजर हो सकता है। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू होता है। अब ये देखिए भाई, थर्ड, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब ये एम्प्लॉय का मोटिवेशन कैसे है, क्योंकि अगर आप डेलीगेशन करेंगे तो जो एक मैनेजर जो शेयर कर रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट के साथ, तो ये मोटिवेट करेगा सबऑर्डिनेट को कि उन्हें ऐसा लगेगा कि भाई वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। अब आप मान लीजिए एक इंसान जो काफ़ी ऊंची पोस्ट पर है आपसे, ठीक है, हायर पोस्ट पर है, आप उसे उसके अंडर में काम कर रहे हैं, अगर वो आप में विश्वास नहीं दिखाएगा कि नहीं भाई तुम भी कर सकते हो, अगर कोई काम आप देख रहे हो, सर मैं ये काम कर लूँ क्या, सर मैं कर लूँगा, आपने बोला अरे नहीं तुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब वो ट्रस्ट नहीं दिखा रहा है, वो ऐसा नहीं दिखा रहा है कि भाई आप
ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं और उसने कहीं भी ऐसा ट्रस्ट शो नहीं किया कि अगर उसे कि आपको अगर वो काम दिया जाए तो आप कर सकते हो, एक मौका भी नहीं दिया, तो इससे क्या है, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि शायद सर को नहीं लगता कि मैं परफेक्ट हूँ या मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मुझे सीखने का उन्होंने मौका तक नहीं दिया या जो मुझे आता है वो दिखाने का मौका तक नहीं दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, कई बार एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन डेलीगेशन के थ्रू क्या होता है, उन्हें एक चांस मिलता है कि भाई मैनेजर उनमें विश्वास दिखा रहा है कि आप भी ये काम कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस काम को कीजिए। तो इससे क्या है, उन्हें मोटिवेशन मिलता है। फोर्थ देखिए, फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। डेलीगेशन मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन में, क्योंकि वो एक रेडी वर्कफोर्स प्रोवाइड कर रहा है, टेक अप लीडिंग पोजीशन। अगर आपने एक एम्प्लॉय जो बिल्कुल ट्रेंड नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें वो डे बाय डे सीख रहा था ऑर्गेनाइजेशन में रहकर, अगर आपने उसको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी सिखा दी तो इससे क्या होगा, और ऐसे ही आप डेलीगेशन करते रहे, अथॉरिटी का काम बांटते गए, उसके सामने चैलेंजिंग टास्क लाते रहे और वो सीखता गया, तो इससे क्या हो गया, वो ट्रेंड हो गया, एक्सपीरियंस्ड हो गया। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल वर्कफोर्स रेडी है। अगर कल को ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंशन करना है, नया प्रोडक्ट में डील करना है, या एक कंपनी का दूसरी कंपनी में टाइड अप करना है, या एक स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पर काम करना है, तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो वर्कफोर्स उनके यहाँ काम कर रही है वो ऑलरेडी इतना मतलब टैलेंटेड है, इतना स्किल्ड है कि उसे ज़रूरत ही नहीं है कि वो पहले ट्रेनिंग के लिए उनके कॉस्ट मतलब खर्च करे, ट्रेनिंग कॉस्ट दे और वेट करे कि भाई वो कब स्किल्ड उनके पास होंगे तब वो अपना एक्सपेंशन करे। तो ये नहीं है, ईजिली एक्सपेंशन और ग्रोथ जब ऑर्गेनाइजेशन का होता है तो डेलीगेशन के थ्रू काफ़ी हेल्पफुल होता है। फिफ्थ वन देखिए, मैनेजमेंट हायरार्की का बेसिस है। डेलीगेशन इस्टेब्लिश सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। जैसे देखो, ये लोअर लेवल है, ये मिडल लेवल है, ये टॉप मैनेजमेंट है। तो डेलीगेशन स्टैब्लिश करता है, ठीक है भाई, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ही वर्क असाइन करता है, ठीक है। विच इज़ द बेस फॉर हायरार्की ऑफ मैनेजर, द एक्सटेंट ऑफ पावर डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट डिसाइड हु विल रिपोर्ट टू हुम। जैसे मान लीजिए ये एक टॉप लेवल है, ठीक है, ये मिडिल लेवल है, ये लोअर लेवल है। अब ये हायरार्की के बेसिस पर ही तो डिसाइड करेंगे कि कौन किसको काम असाइन करेगा। अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को आप काम देते हो ना, और कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट अपना काम क्या लोअर लेवल को दे देगा डायरेक्ट। टॉप लेवल पर इतनी पॉलिसी मेकिंग हो रही है, इतनी सारी डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो आप डायरेक्ट लोअर लेवल को तो नहीं दोगे ना, जो उसके अपने आसपास रहता हुआ है, जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उनको ही दोगे। वो आपके कौन होगा, इमीडिएट सबऑर्डिनेट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या हो गया भाई, अकाउंटेबल हो गया किसके लिए, टॉप लेवल के लिए, क्योंकि उन्होंने आपको काम सौंपा, आप रिस्पॉन्सिबल हुए। अगर आप काम नहीं कर पाए तो अकाउंटेबल कौन होगा, मिडिल लेवल। तो ये हायरार्की ही डिसाइड करेगी कि क्या कौन सा सुपीरियर किस सबऑर्डिनेट को वर्क असाइन करेगा। अब देखो भाई, बेटर कोऑर्डिनेशन। दिस सिस्टमेटिक डिवीजन ऑफ वर्क gives clear picture of work to everyone and there is no duplication of work, clarity in duties assigned and reporting relationship। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि डेलीगेशन में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हायरार्की के थ्रू हमें पता रहता है कि हमें इमीडिएट सबऑर्डिनेट को अपना काम असाइन करना है। तो जो हायरार्की आप उसे फॉलो कर लीजिए कि टॉप लेवल मिडिल लेवल को दे रहा है, तो एक क्लियर रहता है कि भाई मेरे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किसके साथ है, मुझे किसको रिपोर्ट करना है, मैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये जानकारी हो जाती है। सेकंड ये होता है कि इसमें क्या काम आपको दिया जाएगा, ये भी क्लियर कट होता है, क्योंकि उस काम को करने की अथॉरिटी पहले आपके पास नहीं थी, लेकिन डेलीगेशन के थ्रू वो पावर आपको दी जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्लियर कट पता है कि कितनी अथॉरिटी किस हद तक मुझे दी गई है और किस काम के लिए दी गई है। अब एक पर्सन है, ठीक है, उसे ये काम दिया गया कि तुम्हें टीम का जो भी प्रोडक्शन में जो एम्प्लॉय लगे हुए हैं, लेबर लगी हुई है, वो कितना प्रोडक्शन कर रही है और प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इसको इंस्पेक्ट करना है। अब ये देख लिया, आपको काम ये दिया गया ना, अथॉरिटी इतनी दी गई। अब उसने क्या किया, ये तो देखा, उसके बाद उसने पनिशमेंट भी दे दिया, जिसकी क्वालिटी ठीक नहीं लगी तो पनिशमेंट। तो ये तो अथॉरिटी आपको नहीं दी गई थी, आपको तो सिर्फ इतना दिया गया था कि भाई इंस्पेक्ट कीजिए, बता दीजिए कि गुड है कि बैड है क्वालिटी। अब आप पनिशमेंट भी देने लगे, इसका मतलब ये अथॉरिटी आपको दी नहीं गई, फिर भी आप कर रहे हो, तो ये गलत है। तो इसमें डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता ही नहीं है, आपको क्लियरली पता होता है कि क्या मुझे अथॉरिटी दी गई है और किस हद तक मुझे डिसीजंस लेने हैं। तो इससे कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। ये हमने पढ़ा डेलीगेशन क्यों ज़रूरी था। आप पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब आप देखिए भाई, सबसे इजी कॉन्सेप्ट है ये, और मैं आपको लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 1, उसमें ये बता भी चुकी हूँ।
सेंट्रलाइजेशन रेफर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर or authority in few hands, top level. An organization is centralized when decision making authority is the hand of top level management. इसका मतलब क्या है? सेंट्रल मतलब कोई मुख्य चीज़ है, मतलब एक केंद्र है, ये तो पता चल गया। चीज़ें मतलब बटी हुई नहीं है, एक सेंटर पॉइंट पर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब वो सेंटर पॉइंट होगा कौन? तो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वो सेंटर पॉइंट कौन है? टॉप लेवल, मतलब जो सबसे ऊंचा होता है हायरार्की में। तो इसमें ये बोला जाता है किसी भी प्रकार की अथॉरिटी या डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को दी जाती है अकॉर्डिंग टू सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन फॉलो हो रहा है तो जो सेंटर, जो आपको बताया मैंने, मुख्य बिंदु वो केंद्र बनेगा, वो कौन बनेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसी के पास सारी अथॉरिटीज़ होंगी और डिसीजन लेने की पावर होगी। तो इसमें मतलब ने टॉप लेवल को दे दिया। जैसे अगर आप देखेंगे कि एक एग्जांपल दूं मैकडी का, तो मैकडी में क्या है, इतनी सारी फ्रेंचाइजी लोकल आउटलेट्स हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे ना कि उनका जो मेन्यू आइटम है या ब्रांडिंग है या मार्केटिंग ऑपरेशन प्रोसीजर है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये कॉरपोरेट हेडक्वार्टर बना हुआ है उनका सेंट्रल लेवल पर, वही डिसाइड करेगा और किसी को अथॉरिटी नहीं है कि वो इस बारे में डिसीजन ले रखे कि मेन्यू में क्या आइटम ऐड करना है या मार्केटिंग किस तरीके से करनी है या ऑपरेशन प्रोसीजर में क्या चेंज करना है। सिर्फ ये डिसीजन कॉरपोरेट हेडक्वार्टर लेता है। तो इसका मतलब क्या है? ये सेंट्रलाइज है कि आपको पता है कि एक ही पर्सन जो टॉप लेवल पर है वही डिसीजन लेगा और बाकी जो फ्रेंचाइजी हैं, लोकल आउटलेट हैं, वो जस्ट उसको क्या करते हैं? फॉलो। इसका मतलब ये क्या है? वहाँ क्या अप्लाई हो रहा है? सेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज इवन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता है मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। और इसमें क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, एक ही बंदा या एक ही लेवल पर अथॉरिटी नहीं होगी, सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एफर्ट्स देने आए हैं, तो सभी को राइट है कि वो अपने अपने एंड तक, लेकिन ये भी डिसाइड होता है कि अपने अपने एंड तक डिसीजन ले सकें। जैसे जितना टॉप लेवल को लेना चाहिए तो टॉप लेवल की अथॉरिटी के हिसाब से मिडिल लेवल को भी हक दिया जाता है कि आप भी जितनी आपकी अथॉरिटी आपको दी जाएगी उतना आप डिसीजन लीजिए, और लोअर लेवल को लोअर लेवल के हिसाब से, मतलब हर लेवल पर एग्जिस्ट करने वाले पर्सन को राइट होता है कि वो डिसीजन ले सकें। कैन बी डिफाइन एज अंडर डिसेंट्रलाइजेशन हर एम्प्लॉय, जो भी काम कर रहा है, तो इससे क्या है, उन्हें एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई हम भी बिलोंग करते हैं, हमारे सजेशंस भी लिए जाते हैं, हमारी भी सुनी जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका डिसेंट्रलाइज है, लेकिन प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स में, जो कि आप आई बटन में भी देख सकते हैं, हमारी वीडियो दी गई है, उससे रिलेटेड आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का एक एग्जांपल और दूंगी, जैसे नेटफ्लिक्स में क्या होता है, कंटेंट जो ऑनलाइन क्रिएशन हो रहा है, कंटेंट क्रिएशन होता है, तो ये नहीं है कि उन्हें अगर कोई डिसीजन लेना है या कंटेंट क्रिएशन कहते हैं ना, थोड़ा मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है, मैनिपुलेशन नहीं, चेंज करना है, जो उन्हें लगता है कि ठीक है, तो वो उसके लिए ये नहीं है कि सेंट्रलाइज जो अथॉरिटी है उसकी परमिशन लेंगे। जैसे लोकल टीम होती है, इंजीनियर्स होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब उनको भी राइट है कि वो इस चीज़ को करें विदाउट परमिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। तो इसका मतलब है कि डिसेंट्रलाइज हो गए, सारे डिसीजन हर लेवल पर लिए जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड। अब ये देखिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एक नोट दिया हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए और डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, एक ही पर्सन को पूरी पावर मत दो, वरना वो ऑटोक्रेसी फॉलो करना पड़ेगा, उस करेगा, तानाशाही में दिखाएगा, मैं ही सब राजा हूँ एक तरीके से, आप सभी प्रजा हैं, ऐसा ट्रीट करेगा। और डिसेंट्रलाइज कर दिया तो भाई वो क्या सोचेंगे, हम सभी को इक्वल राइट है, तो वो एक तरफ भी क्या करेंगे, इक्वल राइट है ठीक है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ करने लगेंगे। भाई जिस लेवल पर हो उस हद तक की तो अथॉरिटी दी जाएगी, उस हद तक की डिसीजन लेने होंगे। लेकिन जब वो क्या होता है कि फिर वो अपने टॉप लेवल की बात नहीं सुनते, अरे हमें भी तो हक है, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, पूरी तरीके से अगर आप सेंट्रलाइज कर रहे हो, डिसेंट्रलाइज कर रहे हो, दोनों ही गलत हैं। क्योंकि जैसे जैसे साइज ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ता है वैसे ही टेंडेंसी होती है कि भाई डिसेंट्रलाइज पे जाओ। जैसे अब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे लोग हैं, उनके बारे में डिसीजन लेना है तो एक तो इंसान नहीं ले सकता,
तो आप ये सोचते हो भाई डिसेंट्रलाइज कर दो कि हर लेवल पर डिसीजन होंगे, ठीक है। दिस इज बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल एंड स्पेशलाइज एम्प्लॉय डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं कुछ ऑपरेशंस में, तो हैव मोर नॉलेज अबाउट दीज ऑपरेशन देन टॉप लेवल। क्योंकि जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन बड़ा करते हो ना, तो उसमें कहीं सारे एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो अपनी फील्ड में बिल्कुल कहते हैं ना स्पेशलाइज्ड हैं, जिन्हें कोई बीट नहीं कर सकता। तो भाई अगर आप से सेंट्रलाइज रखोगे उस टाइम पर डिसीजन मेकिंग को, तो क्या होगा, जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें ज़्यादा नॉलेज है एज़ कम्पेयर टू टॉप लेवल, तो उनका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए क्या कर देते हैं, वो डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। सेंट्रलाइज प्लस डिसेंट्रलाइजेशन, ये एक सबसे परफेक्ट तरीका है। अब हम देखेंगे फीचर्स क्या हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन ओनली ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन इस चीज़ से काफ़ी हद तक ज़्यादा है। जो आप सोचें कि लोअर लेवल को जस्ट पावर दे दी जाएगी डिसीजन मेकिंग की, इससे काफ़ी हद तक ज़्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ उनको ग्रोथ भी दे रहा है, उनके सोचने समझने की शक्ति बढ़ा रहा है, उन्हें एक बिलोंगिंगनेस फील कराता है कि भाई हम भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, हमारी भी सुनी जाती है, उन्हें मोटिवेट करता है। तो ये चीज़ है। ये इम्प्लाई करता है सिलेक्टेड डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। इसमें जो अथॉरिटी होती है लेवल के हिसाब से डिस्पर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इट शोज द बिलीव दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल। भाई लोगों को राइट मिला है तो वो ये सोचते हैं, वो फील करते हैं कि हमें भी भाई कॉम्पिटेंट समझा जा रहा है, हमें भी समझा जा रहा है कि हम भी योग्य हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट दैट एम्प्लॉय एट मिडिल एंड लोअर लेवल कैन अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें ऐसा लगता है कि डिसेंट्रलाइजेशन अगर फॉलो होगा तो जो मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है, तो वो अज्यूम करते हैं कि भाई वो भी हमें इस लायक समझते हैं कि हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा सकते हैं, और रिकॉग्नाइज करते हैं नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग, और हमें राइट देते हैं कि हम डिसीजन ले सकें। मतलब एक तरीके से मोटिवेट कर रहा है और काम वर्कलोड को भी कम कर रहा है। अब ज़रूरी क्यों है सेंट्रलाइजेशन? समझा कि भाई उसके तो काफ़ी थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट लग रहे थे, लेकिन इतने डिसेंट्रलाइजेशन के क्यों नहीं लगे? अब क्यों नहीं लगे? क्योंकि ये ज़रूरी है। देखो फर्स्ट पॉइंट, डेवलप इनिशिएटिव एमंग सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी जब एक टॉप लेवल से मिडिल और लोअर लेवल को दी जाती है, तो ये शो करती है कि आप ट्रस्ट दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं फेथ दिखा रहे हैं। टॉप लेवल मतलब ये दिखाता है, अगर आप भाई किसी को कहते हैं ना मेरे पास पावर है, अगर मैं उस पावर को दूसरे को भी दे दूं कि कोई बात नहीं तू भी ले ले, तो इससे क्या दिखेगा कि भाई मुझे विश्वास है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस सामने वाला जो उस अथॉरिटी को पास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे विश्वास है हम पर कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे। तो ऐसा सबऑर्डिनेट को लगता है। एंड उनका जो ट्रस्ट ऑफ फेथ होता है वही एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है जो अलग अलग लेवल पर काम कर रहे होते हैं, और उन्हें अलाउ भी करता है उन एम्प्लॉयज़ को कि भाई आप डिसीज़न ले सकते हैं, मेरी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और सेल्फ रिलायंस। वो ये सोचने लगते हैं कि भाई हमारी भी सुनी जा रही है, वो कॉन्फिडेंट भी होते जाते हैं किस डिसीजन में किस सिचुएशन में कैसा डिसीजन लें, इसकी भी मतलब वो कहते हैं ना उन्हें समझदारी आती रहती है। अब देखेंगे हम सेकंड क्या है, मैनेजियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। भाई अगर आप किसी को चांस दे रहे हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ रही है, अब आप उससे बोल रहे हो कि नहीं तुम्हें अब डिसीजन लेना है, टॉप लेवल को छोड़ो अब तुम्हें डिसीजन लेना है। जब आप किसी से इतनी बड़ी बात कह देते हो ना, तो उसके बाद फिर वो जब उस चीज़ में सोचता है कि भाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, सारे सिनेरियोज को रखता है, फिर डिसीजन लेता है, तो उससे क्या है, वो कहीं ना कहीं इस के लिए प्रिपेयर हो रहा है कि किसी भी सिचुएशन में कैसे डिसीजन लें। उसका जो माइंड उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना शुरू कर देता है, क्योंकि आप उस पर एक तरीके से लोड नहीं डालोगे ना जब तक किसी चीज़ पर, तो जब तक कोई काम नहीं करेगा। तो वही चीज़ है डिसेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब हम एम्प्लॉयज़ को इतना स्किल दे देते हैं, इतना ट्रेंड कर देते हैं कि वो डिसीजन लेते हैं, तो एक तरीके से हम फ्यूचर में जो मैनेजर्स हमें चाहिए तो बेस्ट मैनेजर क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं। थर्ड, क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर चीज़ें सिर्फ एक ही पर्सन को लेना होगा, अब 100 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है और एक ही बंदे पर पूरा जोर डाला हुआ है कि 100 लोगों के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक ही इंसान डिसीजन लेगा, तो भाई से टाइम तो लगेगा ना। पहले एक की सुनेगा, फिर दूसरे की सुनेगा, फिर तीसरे की सुनेगा, तो उसे थोड़ा समय लगेगा। और लेकिन जब यही काम 100 के 100 लोगों को बांट दिया जाएगा तो चीज़ें ईजी रहेंगी। तो क्या है, जिस लेवल पर वो काम कर रहे हैं उस हद तक उन्हें अथॉरिटी दे दी गई है, तुम डिसीजन ले लो। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं, अब जैसे वर्कर में आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया, अब वो इसका भी लेकर जा रहे हैं शिकायत टॉप लेवल पर। कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तब टॉप लेवल पे, तो भैया वो भी एक इंसान है, सोचते सोचते ही डिसीजन लेगा तो टाइम लगेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या, हर किसी को अथॉरिटी दे गई है तो लोअर लेवल उनकी बात सुन लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने से डिसीजन मेकिंग भी बहुत जल्दी हो जाता है। रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट।
सही बात है। एक इंसान जो इतना सारा काम करता था, इतना वर्कलोड लेता था, वो बिल्कुल परेशान हो गया था। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ने डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई किया, क्या हुआ, काम बट गया। जो डिसीजन उसे इतने सारे लेने थे, अब वो 100 की 100 कंप्लेंट जो उसके पास आती थी, वो अब 10 में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि सिर्फ कुछ ही चीज़ें हैं जो उसे डील करनी है और कुछ चीज़ें मिडिल लेवल और कुछ लोअर लेवल। तो इस तरीके से काम बट गया, उसे रिलीफ मिल गया। देखो, फैसिलिटेट ग्रोथ तो होगी, जहाँ एक आदमी को आप इतना इंटेलिजेंट समझकर उसको डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे थे, वही चीज़ें डिसाइड करा, तो बाकी सारे क्या हो गए थे, फुद्दू कहते हैं ना कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता। कहते हैं ना, किसी चीज़ को सीखने के लिए उसमें काम भी करना पड़ता है, चीज़ें अपने आप से नहीं आती हैं, उसके अंदर खुद को झोंकना पड़ता है, तब आप चीज़ों को सीखते हैं। तो वही चीज़ है कि इसमें क्या कहता है, डिसेंट्रलाइजेशन से ऑटोनॉमी मिलती है लोअर लेवल को, कि वो भी डिसीजन ले सकें। तो ये हेल्प करती है सबऑर्डिनेट की, कि वो अगर कोई भी काम करेगा तो बेस्ट से बेस्ट करता है फिर, क्योंकि वो उसमें इतनी समझदारी और इतनी चीज़ें स्किल्स होते हैं, इतना टैलेंटेड हो जाता है कि वो समझ जाता है कि भाई किस चीज़ को कैसे डील करूँ, प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करूँ, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कैसे जनरेट करूँ, अपने में मतलब बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन कैसे बना के रखूँ। तो ये सारी चीज़ें सीखता रहता है समय के साथ, अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। बेटर कंट्रोल, in decentralization, employee working at different level take their own decision and they are personally accountable for their decision. They cannot pass the blame to their superior. भाई डिसेंट्रलाइजेशन में सबसे अच्छी बात पता है क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए भी। इसमें क्या है, पहले वो डिसीजन लेता था, कोई भी शिकायत लेके आए वर्कर, अब उसने डिसीजन लिया, तो हो सकता है कि भाई जो उसने सुना उसके बेसिस पर जो उसने डिसाइड किया कि सही है, वो सही है, एक्चुअल में ना हो, दूसरा वाला सही हो, लेकिन उसने जो सुना उसके बेसिस पर वो सही है। तो इसमें क्या होते थे, फिर वो आपस में वर्कर और जो मैनेजर है उनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट हो जाते थे, मनमुटाव हो जाता था। लेकिन अब क्या है भाई, वो फ्री हो गया, लड़ो मरो कुछ भी करो, आपस में तुम्हें खुद ही सॉल्व करना है, क्योंकि अब ये अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। अब तुम्हें भी राइट है डिसीजन लेने का, तो अपने आप जो तुमसे ऊपर अथॉरिटी होगी या तुम्हारे में कोई यूनियन में जो लीडर होगा वो डिसाइड कर लेगा, बात ही खत्म। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ये ब्लेम ही नहीं आएगा, क्योंकि भाई तुम्हें भी पावर दी गई, डिसीजन लेगी तुम भी लेते, हमने तो नहीं रोका था। जब ऐसा कुछ हुआ तो आपस में जो आपका लीडर था वो डिसीजन लेता, आपस में आपकी जो यूनियन पूरी बनी हुई है वो डिसाइड कर सकती है, क्योंकि आपको भी पावर दी गई है। तो इसमें आप एक सबऑर्डिनेट सुपीरियर को ब्लेम नहीं कर सकता है। तो भाई ये था आज का कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है और सेंट्रलाइजेशन क्या है, उसके फीचर्स, और डिसेंट्रलाइजेशन इम्प्लीमेंट करना क्यों ज़रूरी है, ये हमने आज पढ़ा। ऑर्गेनाइजिंग का ये हमारा लास्ट पार्ट था जो आपने पढ़ा। अब हम कल से क्या स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ स्टाफिंग। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसकी क्वेरी आपकी रिजॉल्व की जाएंगी, सुनवाई की जाएगी, 101% की जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि बच्चों खुश रहो, सबसे पहले खुश रहो, उसके बाद मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और हमारे चैनल पर आना ना भूलो, वेल लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए, थैंक यू।